हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि आज के लेक्चर में हम किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया था। अब हम उसकी प्रिपरेशन को समझेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हम मेथड टू मेथड प्रिपरेशन को देखते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले आपको गिवन है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स टू एंड एल्डिहाइड्स, यानी कि आप एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स को यूज करके अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। एल्डिहाइड्स वाला पार्ट तो हमने अभी कवर करा है प्रीवियस लेक्चर्स में, जहां पर हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को उनके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट करा था पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके। हमने वहां पर ऑब्जर्व किया था कि जब हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उस फाइनल प्रोडक्ट में होते हैं जो रिएक्टेंट में होते हैं। लेकिन अगर हम कीटोन्स को यूज करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास वहां पर लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, क्योंकि वहां पर हमें कीटोन को बीच में से ब्रेक करना पड़ता है जिससे हम उसके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकें। और उसका रीजन हमने क्या डिस्कस करा था कि एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां से आपको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन डायरेक्ट मिल जाती है। बट कीटोन एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो उससे अगर आपको कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रिपेयर करना है जो कि एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको वहां पर बॉन्ड क्लीवेज करनी पड़ेगी, जिस वजह से आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर में से कार्बन एटम्स रिड्यूस हो जाते हैं और आपके पास एक लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट को हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। वहां पर भी आप अपने नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो जो हम यहाँ पर हमारे एल्कोहल्स के लिए यूज करेंगे। और इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अलावा एल्डिहाइड्स के केस में आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उनसे भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन हो रही थी। तो वो तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाला केस हो गया। अब यहाँ पर हमें प्राइमरी एल्कोहल्स को देखना है। वैसे एल्कोहल से एसिड की प्रिपरेशन हम ऑलरेडी हमारे एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। वहां हमने उसे एल्कोहल्स की रिएक्शन में देखा था। यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि सारी की सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। आपने कहीं पर कोई प्रॉपर्टी में रिएक्शन देखी है, उस प्रॉपर्टी से जो आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसको आप अगले किसी पार्ट के अंदर उसी चैप्टर को जब इंक्लूड करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एल्कोहल्स चैप्टर देखा था। एल्कोहल्स में हमने प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व करा था कि एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें एसिड मिलता है। अब वहां पर जो हमने एल्कोहल्स की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करी थी, यहाँ हम उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली कर सकते हो। बस कुछ ही रिएक्शंस है जिन्हें हम इधर उधर घुमाते रहते हैं। लेट्स बिगिन विद कि एल्कोहल से आप कैसे एसिड्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारे पास इसके लिए डिफरेंट रिएजेंट्स हैं, जिसमें हम अल्कलाइन KMnO4 कंसिडर कर सकते हैं, एसिडिक KMnO4 कंसिडर कर सकते हैं, न्यूट्रल KMnO4 भी कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर K2Cr2O7 भी अपने डिफरेंट मीडियम्स में कंसिडर कर सकते हो और क्रोमिक ऑक्साइड एसिडिक मीडियम में कंसिडर कर सकते हो। और जो हम यहाँ पर ये क्रोमिक ऑक्साइड जो हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है, इसे जब हम एसिडिक मीडियम में कंसिडर करते हैं तो ये हमारा होता है जोन्स रिएजेंट। आपको यहाँ पर ये जॉन्स रिएजेंट भी ध्यान रखना है कि जॉन्स रिएजेंट क्या है। जब आप क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को किसी एसिडिक मीडियम यानी H2SO4 या किसी और एसिड में यूज करते हो तो आपके पास जो रिएजेंट आता है दैट इज जॉन्स रिएजेंट। इन सारे रिएजेंट्स को यूज करके हम एल्कोहल से एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इसकी प्रॉपर्टी को समझ रहे थे तो हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे थे। यहाँ आप डायरेक्ट शो कर सकते हो क्या होता है आपके पास। आप पहले एल्कोहल लेते हो, उससे आपके पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन से आपके पास एसिड फॉर्म होता है। यहाँ हम डायरेक्टली शो कर रहे हैं कि एल्कोहल से हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। अब हमने वहाँ एल्कोहल्स के टाइम पर तो एल्डिहाइड्स तक भी ऑब्जर्व करा था कि जब हम एल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं तो हम PCC रिएजेंट यूज करते हैं, और वो हमने एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में भी ऑब्जर्व करा था। तो है ना हमारी सारी रिएक्शंस की एक दूसरे के साथ लिंकेज। तो इसी तरीके से जब आप लिंकेज करना सीख जाओगे, आपको इजीली अपने रिएक्शंस भी समझ में आने लगेंगे और इजीली आप उन रिएक्शंस को अलग अलग जगह पर यूज कर पाओगे। दिस वाज योर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जहां पर हमने एल्कोहल से एसिड की प्रिपरेशन को ऑब्जर्व करा और एल्डिहाइड से एसिड की प्रिपरेशन को रिकॉल करा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
Your next method of preparation includes the formation of carboxylic acid from alkyl benzenes. अब alkyl benzenes क्या होते हैं? आपके पास कोई बेंजीन है, उसके ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स को हम बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। अब ये अल्काइल बेंजीन में आपके पास नॉर्मल 1 कार्बन की भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है और मल्टीपल कार्बन एटम्स की भी एक लॉन्ग चेन की सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म प्रेजेंट हो सकती है। अब इनसे हम किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे वो हमें इस मेथड में ऑब्जर्व करना है। सो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को यूज करते हैं जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे। अब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आप अल्कलाइन KMnO4 यूज कर सकते हो, एसिडिक KMnO4 यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो काफी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस के अंदर यूज करे जाते हैं। तो मैंने उनमें से एक एग्जांपल अल्कलाइन KMnO4 का यहाँ कंसिडर करा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी विग्रस कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। विग्रस कंडीशंस का मतलब है कि आपको साथ में यहाँ पर हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी एक हायर टेम्परेचर पर लेके जाना पड़ता है, तभी आपका जो ये अल्काइल बेंजीन है इसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। बट ये जो आपके पास कन्वर्जन हो रही है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी अल्काइल बेंजीन होगा, चाहे वो 1 सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का हो या फिर उसमें एक लॉन्ग चेन लगी हुई हो, फाइनली आपके पास बेंजोइक एसिड की ही फॉर्मेशन होगी, यानी कि आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बेंजीन पर COH ग्रुप की अटैचमेंट होगी। यहाँ पर आपके पास जो बेंजोइक एसिड बनता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, वो डिपेंड नहीं करता कि आपके पास रिएक्टेंट में कितने कार्बन एटम्स की चेन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनल प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड तक जाना है। तो यहाँ पर आपके पास चाहे कोई भी रिएजेंट हो, उसकी जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑक्सीडेशन की वजह से रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट आयंस की फॉर्मेशन होती है और उन कार्बोक्सिलेट आयंस की जब फर्दर एसिडिफिकेशन करी जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। सो इस तरीके से आप हमारे एल्काइल बेंजीन्स को यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि हम यहाँ कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, बस वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर विग्रस कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपके पास बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट है अल्काइल की फॉर्म में, जो अल्काइल ग्रुप है वो आपका कितने भी बड़ी चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, उसके ऊपर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिपेंड नहीं करता। आपको फाइनली सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन कंटेनिंग बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन करनी है। सो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट अल्काइल बेंजीन्स। So this was your second method of preparation. Now let's move on towards your third method of preparation for carboxylic acids. In your next method of preparation for carboxylic acids, हम यहाँ पर नाइट्राइल्स और अमाइड्स को यूज करेंगे। नाइट्राइल्स में हमारे पास कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप होता है जिसके साथ में आपके पास एक साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है, उसे हम बोलते हैं नाइट्राइल। और अमाइड के केस में हमारे पास वहाँ साइनाइड की जगह CONH2 ग्रुप की प्रेजेंस होती है। सो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं अमाइड। सो यहाँ पर हम नाइट्राइल और अमाइड दोनों को ही यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। किस तरीके से? आप पहले नाइट्राइल से अमाइड की फॉर्मेशन करते हो और अमाइड से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हो। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपके पास चाहे नाइट्राइल गिवन हो या फिर अमाइड गिवन हो, आप दोनों को ही यूज करके अपने रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। और रिएजेंट्स के टाइम पर आप यहाँ पर एसिडिक या बेसिक दोनों में से कोई भी रिएजेंट कंसिडर कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी एक तरीके से आप यहाँ पर एक्वस एसिड और एक्वस बेस कंसिडर कर सकते हो, विच ऑन फर्दर हीटिंग विल प्रोवाइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन ये अराइज कर दिया जाता है कि नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में हम एक्वस एसिड्स और एक्वस बेसिस यूज करते हैं, बट क्या ऐसी कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें हम नाइट्राइल से अमाइड की फॉर्मेशन कर सके? सो जब हम इस टाइम पर ये क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ दोनों ही आपके पास जो स्टेप्स हैं इनमें आपके पास सेम रिएजेंट यूज हो रहे हैं, बट अगर आप थोड़ी सी माइल्डर कंडीशंस प्रोवाइड करो कि हम यहाँ पर हीटिंग प्रोवाइड ना करें तो आपका नाइट्राइल अमाइड में कन्वर्ट हो सकता है और फर्दर उसकी कन्वर्जन रुक सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि नाइट्राइल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं वाया अमाइड, बट हम नाइट्राइल से अमाइड की भी प्रिपरेशन तक रुक सकते हैं जब हम यहाँ पर सेम एसिडिक या बेसिक कंडीशंस प्रोवाइड करके हीटिंग ना करें, यानी कि माइल्ड कंडीशंस प्रोवाइड करें। सो ये तो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एक हमने यहाँ पर अल्काइल नाइट्राइल का एग्जाम्पल कंसिडर करा है, दूसरा अराइल नाइट्राइल का एग्जाम्पल, अराइल अमाइड का एग्जाम्पल कंसिडर करा है। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो अल्काइल नाइट्राइल कंसिडर करी है उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में हमने उसके रिस्पेक्टिव अमाइड में कन्वर्ट करा, जो फर्दर अगर हम उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट करेंगे तो हमारे पास वो उसके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करेगा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अमाइड को
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास साथ में अमोनिया एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज होता है। प्लस अगर आपने यहाँ पर आपको डायरेक्ट कोई अराइल अमाइड गिवन हो, यहाँ पर ये अराइल अमाइड की प्रिपरेशन अराइल साइनाइड से ही हुई है, तो ये जो अराइल अमाइड है इसको आप डायरेक्टली जब आपके पास कोई एसिडिक कंडीशंस होंगी तो उसमें आप डायरेक्टली यहाँ पर उसके रिस्पेक्टिव उसके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप हीट भी यूज करोगे और साथ में अमोनिया एज अ साइड प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमाइड से जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे रिएजेंट्स में जो हम यूज कर रहे हैं उनके साथ साथ हीटिंग प्रोवाइड करनी है, और जब आप नाइट्राइल से अमाइड में जाओगे तो उस टाइम पर आपको हीटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें माइल्डर कंडीशंस चाहिए होती है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में भी वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइल्स को अमाइड में। सो दिस वाज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूजिंग नाइट्राइल्स एंड अमाइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। योर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करेंगे। अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। सो जब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना हो तो हम यहाँ पर CO2 का यूज करते हैं। अब हमें पता है कि CO2 क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्शन किस तरीके से होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें पता है कि ये जो हमारा ये बॉन्ड है ये पोलर नेचर का है, जिस वजह से यहाँ एक पार्शियल नेगेटिव और यहाँ एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन होती है। अब ये जो हमारे पास चार्ज जनरेशन हुआ है इसकी वजह से हमें इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑब्जर्व होता है, जिसमें आपका जो ये हमारा अल्काइल ग्रुप है ये अटैक करता है हमारे इस कार्बन के ऊपर, जो फर्दर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म करने से एक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है जो ऑक्सीजन के साथ है। सो उसकी वजह से उसका ओवरऑल स्केलेटन भी मेंटेन रहता है और उसने एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी अपने साथ कर ली होती है। तो यहाँ पर हम हमारी नॉर्मल जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैकेनिज्म है वही फॉलो कर रहे हैं। आपने नोटिस करा होगा कि पीछे भी हमने हर एक चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को यूज करा हुआ है और उसमें भी हमने हर एक जगह पर इसकी पोलैरिटी को यूज करते हुए हमारे जो भी हमारे रिएजेंट्स गिवन है उनके ऊपर उसका अटैक शो करते हुए फाइनल प्रोडक्ट तक हमने यहाँ पर अपनी रिएक्शन को ऑब्जर्व करा है। यहाँ पर भी हमने सिमिलर मैकेनिज्म को ही यूज करा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे मैकेनिज्म्स बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड हैं। हम कोई अलग मैकेनिज्म्स यूज नहीं कर रहे। जो हमने एक बार किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के लिए मैकेनिज्म डिस्कस करा है, हर एक रिएक्शन में हम सेम ही मैकेनिज्म को यूज करते हुए अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। बस वहां पर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो पर्टिकुलर रिएजेंट्स के रिस्पेक्ट में आते हैं। जैसे यहाँ अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना है तो हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिएजेंट यूज करेंगे, और अगर हमें कोई और प्रोडक्ट बनाना होता तो हम उसके रिस्पेक्ट में कोई और रिएजेंट यूज करते। सो यहाँ पर जैसे ही आपके पास ये अटैक होगा तो आपके पास इस तरीके से एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, जिसमें ये जो R है इस कार्बन के साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड में, जिस पर जैसे ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, जो नेगेटिव चार्ज इस मैग्नीशियम पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके इस तरीके से इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है। और ये रिएक्शन आपके ड्राई ईथर मीडियम में होती है, जो फर्दर जब आप इसकी एसिडिफिकेशन करते हो तो आपके पास इससे इसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Your next method of preparation includes the formation of carboxylic acids using acyl halides and anhydrides. So acyl halides और anhydrides दोनों ही हमारे carboxylic acid के derivatives हैं। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर हम एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ में उनके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करेंगे, और वो जो हम स्टडी करते हैं वो उनकी पर्टिकुलर रिएक्शंस में डिस्कशन करेंगे उसका, या तो हम उसे प्रिपरेशन में यूज करेंगे या फिर उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर हम उन डेरिवेटिव्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये जो असाइल हैलाइड और ये जो एनहाइड्राइड्स हैं ये और कुछ नहीं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, तो यहाँ से तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होनी ही है। तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अब इन डेरिवेटिव्स से हम कैसे वापस से अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरेट कर सकते हैं। मैंने वापस से जनरेशन क्यों बोला, क्योंकि हमने ये जो डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करे हैं। अब हमें यहाँ पर इसकी रिवर्स डायरेक्शन को समझना है। अब ये प्रिपरेशन तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट इसकी रिवर्स डायरेक्शन की प्रिपरेशन यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास सिलेबस में है, जहां पर हम इसका डेरिवेटिव से वापस से एसिड की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं। सो आपके पास डिफरेंट रिएक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले हम असाइल हैलाइड की रिएक्शन को समझते हैं। असाइल हैलाइड्स के पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आपके पास डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस हो और वो असाइल हैलाइड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर आप बेसिक मीडियम, एक्वस बेसिक मीडियम कंसिडर करो जिसमें आपका जो असाइल हैलाइड है वो उसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो और वो फर्दर एसिडिफिकेशन से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करे। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, जो भी बेस आपने कंसिडर करा है, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसिडर करा है तो आपके पास सोडियम सॉल्ट आएगा, अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंसिडर करा है तो आपके पास पोटेशियम सॉल्ट
दिखाएगा, यानी बेस के रिस्पेक्टिव आपके पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, जो फर्दर एसिडिफिकेशन से आपके पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूजिंग असाइल हैलाइड्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि असाइल हैलाइड्स के केस में हम दो तरीके से ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन आर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी डायरेक्टली यूज वाटर, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अपनी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हमारा जो असाइल हैलाइड है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम यहाँ पर एक्वस बेसिक मीडियम कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारा जो असाइल हैलाइड है रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होता है, जो फर्दर एसिडिफिकेशन से एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हमारे पास असाइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग एनहाइड्राइड्स। सो एनहाइड्राइड्स आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से ही प्रिपेयर हुए हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस से, जिसमें आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और आपके पास एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन होती है। अब यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना, एक वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन ही करनी है, जिससे आपके पास वापस से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरेशन हो जाए। सो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास इस तरीके से कार्बोक्स एनहाइड्राइड होता है। ये एनहाइड्राइड आपके जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें पता है वाटर में H पॉजिटिव आयंस है और OH नेगेटिव आयंस है, जो आपके इसके साथ रिएक्शन शो करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होगी वो या तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगी या ये बॉन्ड क्लीवेज होगी, और जो भी आपके पास एक क्लीवेज होती है वो उसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन करती है। अब ये जो हमारे पास क्लीवेज हो रही है, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके पास ये दोनों अल्काइल या अराइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, उसमें से जो हायर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होता है उसकी क्लीवेज आपके पास H पॉजिटिव आयन के रिस्पेक्ट में होती है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि ये आपका थोड़ा सा हायर ग्रुप है, ये वाला हमारा बड़े वाला ग्रुप है, ये आपका छोटे वाला ग्रुप है, तो आपकी क्लीवेज यहाँ से होगी, जिस वजह से जब ये क्लीवेज होगी तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन होगी। हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, यानी यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा। सो H पॉजिटिव के अकॉर्डिंग क्लीवेज हुई, सो यहाँ से हमारे पास RCOH की फॉर्मेशन होती है, और वहीं जो हमारे पास ये जो RCO ग्रुप है ये OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके R-COH की फॉर्मेशन करता है। सो इस तरीके से हमें हमारे एनहाइड्राइड से दो डिफरेंट एसिड्स की फॉर्मेशन अचीव होती है। अब यहाँ पर आपके रिवर्स डायरेक्शन में डिहाइड्रेशन करोगे तो आपके पास वापस से एनहाइड्राइड आ जाएगा। तो ये तो एनहाइड्राइड्स के लिए एक जनरल एग्जाम्पल था। अब इसके एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को भी ऑब्जर्व करते हैं, जिससे आपको ये रिएक्शन थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक एनहाइड्राइड का एग्जांपल कंसिडर करा है, जिसमें एक तरफ हमने बेंजीन मॉलिक्यूल लिया है और दूसरी तरफ हमने मीथेन मॉलिक्यूल लिया है। अब हमें पता है बेंजीन मॉलिक्यूल हमारा बड़ा मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ से इस तरीके से इसकी क्लीवेज को अप्रोच करेंगे, जिस वजह से आपके पास ये जो वाटर का H पॉजिटिव है वो इसके साथ कंबाइन होकर C6H5COH यानी बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, और जो OH नेगेटिव है वो इसके साथ कंबाइन होकर इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूजिंग एनहाइड्राइड्स। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब हम एसिड क्लोराइड को यूज करते हैं तो वो वाटर और बेसिक मीडियम दोनों में ही आपके पास रिएक्शन शो करता है, बट जब हम कोई एनहाइड्राइड यूज करते हैं तो उसे किसी और चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो सीधा वाटर की प्रेजेंस में आपको रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन शो कर देगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Your next method of preparation of carboxylic acid involves the formation of carboxylic acid using esters। अब यहाँ पर esters से हम carboxylic acid फिर से दो different reaction mediums की presence में कर सकते हैं, या तो हम acidic medium consider करें या basic medium consider करें, बट आपके पास जो final product आएगा वो सेम ही आएगा, बस थोड़ा सा जो आपका मैकेनिज्म है, जो पाथ है आपको अचीव करने का आपके प्रोडक्ट्स का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो पहले एसिडिक मीडियम को समझते हैं, फिर बेसिक मीडियम की तरफ मूव करेंगे। सो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, हमारे पास एक एस्टर मॉलिक्यूल है, जिस एस्टर मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारा हायर ग्रुप होता है उसके साथ हमें H पॉजिटिव के एडिशन मिलते हैं। इसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे एनहाइड्राइड वाले पार्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इस तरीके से जो एस्टर मॉलिक्यूल है ये आपका इस तरीके से यहाँ पर क्लीवेज शो करेगा। इस क्लीवेज की वजह से आपके पास ये जो H पॉजिटिव है ये कंबाइन कर जाएगा इसके साथ, और आपके पास बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो OH नेगेटिव है वो C2H5 के साथ कंबाइन करके इथेनॉल की फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ जब आप एसिडिक मीडियम यूज करते हो तो आपका जो एस्टर है वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, बट वहीं अगर आपने बेसिक मीडियम यूज करा तो यहाँ पर आपके पास पहले उसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, जो फर्दर एसिडिफिकेशन से आपको उसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन शो करेगा। तो यहाँ पर जब आप बेसिक मीडियम यूज करोगे तो आपको ध्यान देना है जो भी आपने बेस यूज करा है उसके रिस्पेक्ट में आपके पास उसके कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, यानी यहाँ पर आपके पास सोडियम बेंजोएट की फॉर्मेशन हो रही है, जो फर्दर
एसिडिफिकेशन से आपके पास बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो तो आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बट जो आपका रेसिडुअल पार्ट है उसका जो OH नेगेटिव आपका बेस है वो कंबाइन कर जाता है और वो हमारे पास इथेनॉल की फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ की और क्लैरिटी मिली, जो हमने हमारे मैकेनिज्म से ऑब्जर्व करा था कि यहाँ से क्लीवेज हो रही है, वो हम यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इस तरफ से जब क्लीवेज होगी तभी आपका जो ये O नेगेटिव है Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, और जो ये C2H5 पॉजिटिव है ये OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके इथेनॉल की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि एस्टर से जब हम एसिड की प्रिपरेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें साथ में एल्कोहल्स की भी फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है एज अ साइड प्रोडक्ट। So this was all about the preparation of carboxylic acid using esters, and with this are all the methods of preparation for carboxylic acid is completed। यहाँ पर आपको बस जब भी प्रिपरेशन करनी हो कार्बोक्सिलिक एसिड की तो उसके रिस्पेक्टिव रिएजेंट्स को ध्यान देना है कि हम यहाँ पर किस तरीके से रिएजेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पर क्लीवेज का भी ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जिसमें हम एनहाइड्राइड एस्टर्स यूज करते हैं, और उस केस में आपको यहाँ पर क्लीवेज का ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्लीवेज होगी जिससे हमें उसके रिस्पेक्टिव एसिड की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है। So this was all about the method of preparation for carboxylic acid। अब इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो आपकी NCERT में गिवन है। लेट्स सी कि उस एग्जाम्पल में क्या पूछा हुआ है। सो लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल 8.5 में क्या पूछा हुआ है। राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आपके पास पार्ट बाय पार्ट डिफरेंट कन्वर्शंस बताई हुई हैं। उन कन्वर्शंस में ये पूछा हुआ है कि आप इस कन्वर्शन को कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे, यानी आपको एक रिएक्टेंट गिवन है और एक प्रोडक्ट गिवन है, और उस कन्वर्शन में पूछा हुआ है कि आप इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कन्वर्शन। फर्स्ट कन्वर्शन में आपको बोला हुआ है ब्यूटेन 1-ol टू ब्यूटेनोइक एसिड, विच मीन्स आपको अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये रिएक्शन तो हमने अभी स्टडी करी थी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जहां पर हमने ऑब्जर्व करा था कि जब हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस में हम ऑक्सीडेशन यूज करते हैं, और ऑक्सीडेशन मेथड में हमें डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स हैं। हम अल्कलाइन, एसिडिक या न्यूट्रल KMnO4 और K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में। तो आप इन सारे रिएजेंट्स में से किसी भी एक रिएजेंट को यूज कर सकते हो और अपने अल्कोहल को उसके पर्टिकुलर एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारे पास ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट रिएजेंट्स अवेलेबल है। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। यहाँ मैंने जॉन्स रिएजेंट का एग्जांपल कंसिडर करा है ताकि आप जॉन्स रिएजेंट को रिकॉल कर सको। जॉन्स रिएजेंट में हमारे पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में था, तो ऐसे रिएजेंट को हम बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट, जो कि आपके अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जॉन्स रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट कन्वर्जन। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर सेकेंड कन्वर्जन। सेकेंड कन्वर्जन में क्या बोला हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, यानी यहाँ पर आपको बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। यानी एक तरीके से यहाँ पर भी अल्कोहल को उसके रिस्पेक्टिव एसिड के अंदर यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम बेंजाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो इसका मतलब है बेंजीन पर एक CH2 ग्रुप अटैच्ड है जिस पर फर्दर आपका OH यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। और जब हम फिनाइल इथेनोइक एसिड की बात करते हैं तो इसका मतलब है फिनाइल पर जो आपका इथेनोइक एसिड है उसकी अटैचमेंट है, और इथेनोइक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, और हमारे पास यहाँ पर जो रिएजेंट है उसके अंदर आपके पास फिनाइल यानी बेंजीन पार्ट तो है, बट उसके बाद 2 कार्बन होने चाहिए उसके ऊपर, और हमारे पास अवेलेबिलिटी सिर्फ सिंगल कार्बन की है। तो एक तरीके से हमें यहाँ पर कार्बन को इंक्रीज करना है, और कार्बन हम इंक्रीज कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। देखो इसको आप कैसे सोच सकते हो, आपके पास एक रिएजेंट है बेंजाइल अल्कोहल जिसमें आपके पास ये बेंजीन है, बेंजीन पर ये CH2 ग्रुप जिस पे अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैच्ड है, जिसे आपको कन्वर्ट करना है फिनाइल इथेनोइक एसिड में। फिनाइल इथेनोइक एसिड का मतलब फिनाइल फिर CH2 COH ग्रुप, यानी यहाँ पर आपके पास इस CH2 के बाद COH की प्रेजेंस आपको शो करनी है। अब इस COH की प्रेजेंस के लिए आपको यहाँ पर एक और कार्बन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, जब हम अल्कोहल को उसके रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास टर्मिनल कार्बन होता है जिस पर आपका अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, उसी से आपके पास उसके एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर एसिड की फॉर्मेशन के लिए अगर आपके पास यहाँ डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बन रहा होता, बीच में CH2 नहीं होता, तो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके उसे कन्वर्ट कर सकते थे। बट यहाँ पर इसकी कन्वर्शन के लिए हमें एक और कार्बन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जब हम इस तरीके से किसी कन्वर्शन पर आना चाहते हैं तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH2 के साथ कोई अमाइड ग्रुप होता विच इज CONH2,
तो आप यहाँ पर अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके उसको उसके रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट कर देते। और ये अमाइड ग्रुप कहाँ से आता? जब इस अमाइड ग्रुप की जगह आपके पास कोई साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होता। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से हमें ये रिएक्शन थोड़ा सा इस वे में लेकर जा रही है कि हम यहाँ पर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करें जिससे हम उसके कार्बन को इंक्रीज कर सकें, और वो हमारे पास है हमारा नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप विच इज साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। अब इसकी इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे? हमारे पास ऐसी कोई डायरेक्ट रिएक्शन तो है नहीं जिसमें हम अल्कोहल को रिप्लेस करके साइनाइड की अटैचमेंट कर सके, बट हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम हमारा जो हेलोजन पार्ट होता है उसको रिप्लेस करके साइनाइड ग्रुप की अटैचमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमारे अल्कोहल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे हेलोजन ग्रुप से, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, हम डायरेक्ट कोई भी रिएजेंट यूज करके उसको हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। फर्दर उसकी रिप्लेसमेंट करवाएंगे हम साइनाइड ग्रुप से, और फिर उसके बाद जो साइनाइड ग्रुप आएगा उसकी फर्दर जब हम रिएक्शंस करवाएंगे जिसमें हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, वो हमारा पहले अमाइड में कन्वर्ट होता है और फिर फर्दर वो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो हमें बस उसी स्टेप को यहाँ पर यूज करना है। और ये साइनाइड टू एसिड की कन्वर्जन हम ऑलरेडी हमारी प्रिपरेशन मेथड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उसी रिएक्शन को हमें यहाँ पर दोबारा से यूज करना है। सो हमारे पास स्टार्टिंग में है बेंजाइल अल्कोहल, जिसको सबसे पहले हम HBr यूज करके अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करेंगे ब्रोमीन पार्ट से, जिसमें हमने एक हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे आपके पास बेंजाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो बेंजाइल ब्रोमाइड है इसमें हमें ब्रोमीन पार्ट को रिप्लेस करना है साइनाइड पार्ट से, तो हम यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बेंजाइल साइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब इस बेंजाइल साइनाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो आपके पास क्या होता है, पहले वो अमाइड में कन्वर्ट होता है, फर्दर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप या तो वो दोनों स्टेप्स शो करो या फिर डायरेक्टली अपनी हाइड्रोलिसिस को ऑब्जर्व करो किसी पर्टिकुलर मीडियम में और साथ में हीट प्रोवाइड कर दो, क्योंकि हमें पता है अगर हम हीट प्रोवाइड नहीं करते तो वो माइल्ड कंडीशंस हो जाती हैं और उस केस में हमारे पास वो अमाइड तक रिएक्शन रुक जाती है। उस अमाइड रिएक्शन को फर्दर एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उस तरफ से हमारे पास यहाँ जो हमारा साइनाइड पार्ट है वो हमारे एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, आपके पास यहाँ पर 2 कार्बन कंटेनिंग एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल आपका जनरेट हो गया है। सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्या हमारे पास जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसमें कहीं कार्बन के नंबर में चेंज आ रहा है। अगर चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम किस रिएक्शन को फॉलो करते हुए उस कार्बन के नंबर को अप्रोच कर सकते हैं, उसमें कार्बन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और अगर चेंज नहीं है तो हमारे पास कोई ना कोई डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसको हम यूज करके उसके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो दिस वॉज योर सेकेंड कन्वर्जन, जहां पर हमने बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड कन्वर्जन। थर्ड कन्वर्जन में आपसे बोला हुआ है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी यहाँ पर आपको 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन को 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। यानी अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन का मतलब है कि हमारे पास एक बेंजीन है जिसपे ब्रोमो अटैच्ड है, उसकी थर्ड पोजीशन पर है नाइट्रो ग्रुप, जिसे आपको कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी बेंजीन पर COH ग्रुप है और उसकी थर्ड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है। तो आपको इस रिएजेंट को इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, हमारे इस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में, जिसमें आपका जो हेलोजन है ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिडिक पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आप अपनी प्रीवियस रिएक्शन के बारे में सोचोगे कि मैम यहाँ पर हम फिर से किसी पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड को यूज करके हेलोजन को साइनाइड से रिप्लेस कर देंगे और फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस करवा के यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे। बट वो रिएक्शन हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस है और नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, वो आपकी रिएक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और आपको आपके प्रोडक्ट्स तक नहीं पहुंचने देगा। तो इसका मतलब है कि हमें कोई और पाथवे अपनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ फिर से हमारे हेलोजन के साथ ही कुछ ना कुछ रिसर्च या फिर रिएक्शन करने की सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एक ही जगह पर हमें पोजीशन में चेंज मिल रहा है, बाकी तो आपके पास सारे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, जो प्रॉपर मॉलिक्यूल है, वो तो सब सेम ही है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इस हेलोजन ग्रुप को चेंज कर सकते हैं इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट को यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जिसमें हम इसको सबसे पहले इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करेंगे और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे, क्योंकि अभी हमने प्रिपरेशन मेथड में ऑब्जर्व करा था कि जब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी होती है तो वहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं।
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है और हमारे पास उसकी रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो बिल्कुल सेम जो रिएक्शन है आपको यहाँ पर यूज करके दिखानी है। सो इस रिएक्शन को आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, आपके पास है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, जिसको जब आप मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो तो जो आपका ये ब्रोमीन है ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, जिस वजह से आपके पास यहाँ पर एक पोलर मॉलिक्यूल की जनरेशन हो रही है। मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में पोलैरिटी आ रही है, जिसकी वजह से जब हम इसे CO2 के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा और इस तरीके से एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, जिस इंटरमीडिएट को जैसे ही कहीं से H पॉजिटिव मिलेगा वो फटाफट से हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरेशन करेगा। सो इस तरीके से आप 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड की कन्वर्शन को अचीव कर सकते हो। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा इस रिएक्शन को देखने के बाद। आप सब बोलोगे कि ठीक है मैम, ये रिएक्शन तो समझ में आ गई कि किस तरीके से हम 3 नाइट्रोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट आपने ये बताया कि हम यहाँ पर हमारे साइनाइड वाले प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। पर किस तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा वो तो आपने बताया ही नहीं। तो जब हम यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप की एसिडिक हाइड्रोलिसिस को ऑब्जर्व करते हैं उस टाइम पर हमें ये पता लगता है कि नाइट्रो जो है ना वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के टाइम पर अमीन में कन्वर्ट होने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, जिस वजह से हमें नाइट्रो का अमीन में कन्वर्शन ऑब्जर्व होने लग जाता है और उस रीजन की वजह से आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल का ओवरऑल स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाता है। सो इस वजह से हम यहाँ पर अपने साइनाइड वाले पाथवे को यूज नहीं कर सकते और हम यहाँ पर हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से यहाँ पर 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप की डिस्टर्बेंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप इजीली अपनी रिएक्शंस को कर पाओगे। सो दिस वाज योर थर्ड कन्वर्जन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर फोर्थ कन्वर्जन। सो फोर्थ कन्वर्जन में आपसे क्या पूछा हुआ है, 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन टू बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहाँ पर आपके पास एक मिथाइल एसिटोफिनॉन का मॉलिक्यूल है जिसे आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एक एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इस कन्वर्शन को हम कैसे कर सकते हैं वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो पहले उसके लिए 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होता है। बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन पर एसिटोफिनॉन विच इज COCH3 और इसकी 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप। सो यहाँ पर हम अगर इसके फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास है बेंजीन 1,4 फर्स्ट पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 4th पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पर अबे आप दोनों मॉलिक्यूल्स को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ बेंजीन मॉलिक्यूल पर हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है वो चेंज हो गए। ये जो COCH3 है ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और जो CH3 है ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सो ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे अपने रिएक्शंस को थोड़ा सा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि इसे हम ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन मेथड में कवर कर चुके हैं, जहां हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास बेंजीन पर कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होता है वो आपका इजीली उसके कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग एनी प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वहां पर हमें लॉन्गर चेन लगी हो या स्मॉलर चेन लगी हो उसके लिए कोई भी ऐसा प्रॉपर डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं होता, उसकी वजह से कुछ भी ऐसा इश्यू नहीं आता, वो फटाफट से हमारे बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन करता है, यानी जो भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कार्बोक्सिलिक पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला तो पार्ट हमें प्रॉपर समझ में आ गया कि हम यहाँ पर अगर हमारे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेट से मैंने अल्कलाइन केमिनोफोर या एसिडिक केमिनोफोर यूज करा, वो आपके इस मिथाइल पार्ट को कार्बोक्सिलिक पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पर हमारे पास ये जो COCH3 पार्ट है ये किस तरीके से COH में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इस COCH3 पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि ये एक तरीके से कीटोन मॉलिक्यूल है जिसके एक तरफ आपके पास फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरीके का अगर कोई मॉलिक्यूल होता है तो उसे हम कीटोनिक मॉलिक्यूल कहते हैं और इसे हम ऑलरेडी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स में कवर कर चुके हैं और प्रिपरेशन में हमने इसका एक ब्रीफ आइडिया डिस्कस करा था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को भी हम उसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये आता है कि एल्डिहाइड के केस में हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है और वहां पर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों से ही हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन अचीव कर लेते हैं। बट वहीं अगर हम कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स आपके लेस रिएक्टिव होते हैं, प्लस जब वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो वहां पर आपका जो कार्बन नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है अपने मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए और उस बॉन्ड ब्रेकेज में आपका कुछ ना कुछ कार्बन नंबर का रिडक्शन होता है
और प्लस वो जो कन्वर्जन होती है हमारी कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन में, तो वहां पर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज नहीं कर सकते, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, दैट टू इन विगरस कंडीशंस, यानी आपको हायर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे कीटोन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता लगी कि हम यहाँ पर कीटोन्स को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या होगा, आपका जो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये क्लीव होगा, जिससे जो CO पार्ट है ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो CH3 है ये आपका एज ए साइड प्रोडक्ट कोई और प्रोडक्ट रिलीज करेगा। तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आ गया कि दोनों की ऑक्सीडेशन से आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की फॉर्मेशन हो सकती है। अब हमें इसका तो रिएजेंट पता है कि हम यहाँ पर कोई भी अल्कलाइन एसिडिक KMnO4 वगैरह यूज कर सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि अगर हम KMnO4 रिएजेंट की बात करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच मीन्स कि ये कीटोन मॉलिक्यूल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है उनके रिस्पेक्टिव एसिड्स के अंदर। तो हम यहाँ पर कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे, हमारे पास है 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन, जो जब अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पर हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस कंसिडर करा है तो हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट्स की ही फॉर्मेशन होगी। प्लस जब हम इसकी फर्दर एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट है ये रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। सो इस तरीके से आप 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन से बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन ऑब्जर्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई अल्काइल पार्ट कन्वर्ट कर रहे हो तो दूसरी तरफ अगर सेम कन्वर्जन आपको ऑब्जर्व हो रही है तो आप ये ऑब्जर्व करो कि क्या ग्रुप लगा हुआ है। जैसे हमने आइडेंटिफाई करा कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स को हमें पता है कि वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होते हैं, बस उसमें कार्बन नंबर रिड्यूस हो जाता है। तो क्या यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? बिल्कुल फॉलो हो रही है। यहाँ आपके पास 2 कार्बन और यहाँ आपके पास सिंगल कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि कार्बन एटम्स का रिडक्शन भी हो रहा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी है। तो हम अपने रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं उसी की हेल्प से इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं, और आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाता है अगर आपके ये जो थॉट ऑफ रिएक्शन है जिसमें आप एक पाथ को फॉलो करते हुए रिएजेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हो, अगर वो आपके माइंड में वो चीज आती है और वही चीज अगर आप अपने क्वेश्चन को अंदर भी ऑब्जर्व करने लग जाते हो कि यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस में मिल रही है चीजें, सेम ऑब्जर्वेशन मिल रही है, कार्बन नंबर भी रिड्यूस हो रहा है, कीटोन भी प्रेजेंट है, तो आप थोड़े से क्लियर हो जाते हो अपने थॉट्स को लेकर कि हाँ यही रिएक्शन ठीक होगी, और उसी के बाद आप उसे वहां पर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाते हो, यूज कर पाते हो। सो दिस वाज योर 4th कन्वर्जन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर 5th कन्वर्जन। 5th कन्वर्जन में क्या बोला हुआ है, साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड, यानी यहाँ पर आपको एक साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल गिवन होगा जिसे कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड के अंदर, यानी एक तरीके से आपको मल्टीपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करना है उसके कार्बोक्सिलिक पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम मल्टीपल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं? अब ये जो रिएक्शन है ना, इसे हमने अभी रीसेंट क्लासेस में अपने रीसेंट चैप्टर्स के अंदर डिस्कशन नहीं करा इसका, इसे हमने डिस्कस करा है क्लास 11th में, जहां पर हमने देखा था कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं तो हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है ना उसे हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं उसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में, जिसमें क्या होता है जब हम उसके मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन होती है जो फर्दर आपके रीअरेंज होकर कार्बोक्सिलिक पार्ट को फॉर्म करता है। अब हमारे पास यहाँ पर इसका मैकेनिज्म नहीं है, ना ही क्लास 11th में था। हमने सिर्फ यही डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास कोई मल्टीपल बॉन्ड का कंपाउंड है और उस पर अगर आप कोई एसिडिक KMnO4 की रिएक्शन करवाते हो तो वहां पर आपके पास उसके रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन आपको ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पर हम हमारी सेम रिएक्शन को यूज करेंगे। हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की प्रेजेंस है, जिसको जब आप KMnO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपके पास यहाँ पर हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर आप एक और रिएजेंट यूज कर सकते हो ओजोनोलिसिस का, क्योंकि दोनों ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि मैम आपने KMnO4 की रिएक्शन बताई उसमें हमें एल्डिहाइड्स मिलते थे और ओजोनोलिसिस में भी हमारे पास तो फाइनली ये मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एल्डिहाइड देता है, बट आप भूल रहे हो कि जब ये फर्दर हमारे पास और ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो एल्डिहाइड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। और ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये तो हमने अभी डिस्कस करी है कि एल्डिहाइड आपका फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो पहले उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर उस एल्डिहाइड को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा। सो इस तरीके से हम साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड की फॉर्मेशन को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपनी क्लास 11th वाले रिएक्शन में अगर कोई कंफ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो गया होगा कि वहां पर हमने सिर्फ ध्यान रखा था कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन तक समझ में आ गया था, मल्टीपल बॉन्ड है, एल्डिहाइड फॉर्म हुआ, 2-2 OH ग्रुप की एडिशन,
दो OH ग्रुप के एडिशन से हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है। बट वो जो एल्डिहाइड है फर्दर एसिड में कैसे कन्वर्ट होता था, वहां पर हमने ध्यान रखा था कि एल्डिहाइड अगर टर्मिनल नेचर में आता है तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन पर्टिकुलर रिएजेंट्स के केस में। यहाँ हमें समझ में आया है कि एल्डिहाइड्स काफी रिएक्टिव नेचर के होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो, एल्डिहाइड्स आपके बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। So this was your 5th conversion. Now let's move on towards your 6th conversion. So 6th कन्वर्शन आपकी बिल्कुल सिंपल सी है। यहाँ पर आपको ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, जिसे हम बार बार अपने सारे रिएक्शंस में रिकॉल करते आ रहे हैं। ब्यूटेनॉल क्या है आपके पास, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ब्यूटेनोइक एसिड क्या आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी यहाँ पर आपको एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो आप किसी भी रिएजेंट को यूज कर सकते हो। यहाँ मैंने एग्जांपल कंसीडर करा है टॉलेंस रिएजेंट का। तो हमने हर एक रिएक्शन में कहीं ना कहीं एल्डिहाइड की कन्वर्जन टू कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑब्जर्व करी ही है, और हमने हर एक रिएक्शन में डिफरेंट रिएजेंट्स भी यूज करे। तो यहाँ पर आपको हर एक रिएजेंट को यूज करना भी आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम इन रिएजेंट्स को इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हम किस रिएक्टेंट के लिए कब रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हम टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं विच इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि हमारे एल्डिहाइड्स काफी ज्यादा रिएक्टिव नेचर के हैं। सो इस तरीके से आप ब्यूटेनोइक एसिड की फॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो फ्रॉम ब्यूटेनॉल। So this was your 6th conversion and along with it your example 8.5 is completed. आई होप आपको यहाँ पर जितनी भी कन्वर्शंस करवाई है मैंने सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अलॉन्ग विद इट योर टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड, जहां पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को समझा। इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आपको बस इन्हीं छोटे छोटे फैक्ट्स का ध्यान रखना जो मैंने आपको रिएक्शंस के बीच में बताया है, ताकि आप फर्दर उन रिएक्शंस को अगर अपने एग्जाम टाइम में यूज करो या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यूज करो तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे हम यहाँ पर अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे थे तो हर एक जो रिएक्शन हमने यूज करी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। जैसे नाइट्रो को आप फर्दर एसिडिफिकेशन में शो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं शो कर सकते? क्योंकि वो एसिडिफाई होकर अमीन की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपने रिकॉल कर सकते हो इस तरीके से। सो आई होप आपको आज का लेक्चर ऐसे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।